जय हिंद फ्रेंड्स। विश्व इतिहास की सीरीज में हम लोगों ने 4 टॉपिक कर लिए थे। पहला ये था कि इनलाइटनमेंट प्रबोधन क्या है, फिर उसकी उपज औद्योगिक क्रांति, फिर औद्योगिक क्रांति की देन अमेरिका की क्रांति, और अमेरिका की क्रांति के बाद फ्रांस की क्रांति। ये 4 टॉपिक हमने कवर कर लिया था। अब फ्रांस की क्रांति एक मायने में कुछ इस तरीके से थी कि नेपोलियन जैसे जैसे फ्रांस से विस्तार कर रहा था, तो फ्रांस के जो विचार थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और राजशाही के विरुद्ध, जो राजशाही खत्म, चर्च व्यवस्था खत्म, उसके बाद नेपोलियन वापस से उसको ले आया, तो ये सारे विचार यूरोप की बाकी कंट्रीज में भी अनजाने रूप में ही फैल रहे थे नेपोलियन के द्वारा, नेपोलियन के प्रसार के द्वारा। और मैंने आपको बताया कि स्पेन के संघर्ष ने वर्ल्ड लेवल पर यह मैसेज दे दिया कि नेपोलियन को हराया भी जा सकता है। और जब नेपोलियन को हराने का मैसेज बाकी जगह पर पहुंचा, तो कई देशों ने क्या कर लिया, महाद्वीपीय व्यवस्था से पहले से ही रुष्ट थे, तो उन्होंने गुट बना करके नेपोलियन को क्या कर दिया, हरा दिया, और उसको क्या करके किसी सेंट हेलेना द्वीप पर जा करके उसको रख दिया, और बाद में वो क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब यहां पर यह ध्यान में रखना है कि इसके बाद एक शून्यता पैदा हो गई यूरोप में। शून्यता ये पैदा हो गई कि अब यूरोप में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था काम करे। इंग्लैंड, मैंने बताया है कि इंग्लैंड बाकी यूरोप से अलग था, क्योंकि वहां पर 1688 में ही गौरवपूर्ण क्रांति हो गई थी। गौरवपूर्ण इस वजह से क्योंकि बिना किसी रक्तपात के व्यवस्था में क्या हो गया, चेंज हो गया। आज भी वहां पर क्या है, राजा, शासक वर्ग क्या है, पार्लियामेंट स्ट्रांग है, लेकिन राजा को एक क्या है, मान्यता दी गई है, सम्मान रखा गया है उनका। अब ये जो शून्यता हो गई है कि अब कैसी व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो यूरोप के बाकी देशों में, तो उसके लिए एक सम्मेलन हुआ 1815 ईस्वी में। कहाँ हुआ, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ठीक है, और उसी का नाम है वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वियना कांग्रेस। कब हुआ है, 1815 में। 1813 में नेपोलियन की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि नेपोलियन के बाद, नेपोलियन की मृत्यु के बाद फ्रांस और बाकी यूरोप के देशों में कैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो किया जाएगा, लोकतंत्र रहेगा या राजशाही रहेगी या धर्म का शासन रहेगा, ये सारी चीजें, या चर्च का रहेगा, ये सारी चीजें, इसका क्या था, उद्देश्य था। कौन अरेंज किया, कौन कौन शामिल था, तो इसके जो कर्ता धर्ता थे वो थे ऑस्ट्रिया के चांसलर, चांसलर मतलब पीएम, वो थे मेटरनिक। ये इतने महान थे कि अपने आप को क्या बताते थे, यूरोप के पुलिसमैन अपने को कहते थे ये। तो यूरोप का पुलिसमैन के नाम से फेमस है।
ऑस्ट्रिया में कौन सी शासन पद्धति थी? राजतंत्र। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑस्ट्रिया किसके सपोर्ट में था? फ्रांस के। और फ्रांस की क्रांति के दौरान इन्होंने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि ये क्रांति का विरोध कर रहे थे, और जिसकी वजह से इन्होंने फ्रांस को हरा भी दिया। फिर क्या हुआ कि जब उग्र गणतंत्रवाद आया, उस समय क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया ने अगर फ्रांस को हरा दिया, इसका मतलब कि वहां के राजा ने ऑस्ट्रिया की मदद की। कहाँ के राजा ने? फ्रांस के राजा ने, जो वंशानुगत कुलीन राजतंत्र था, निरंकुश। तो लोगों ने क्या किया, उन राजा को ही, लुई 16 जो थे, उनको ही फांसी पर लटका दिया। तो ऑस्ट्रिया सदैव से ये फ्रांस की क्रांति का विरोधी था। क्यों विरोधी था? क्योंकि उसके पड़ोस में है। अगर वहां पर चर्च व्यवस्था खत्म होगी, राजतंत्र खत्म होगा, तो उसकी लहर यहाँ पर भी आएगी। जैसे भारत में अगर लोकतंत्र है, तो म्यांमार में अगर सैन्य शासन है, तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि हमारे पड़ोस में सैन्य शासन रहे। वहां भी क्या कहेगा? लोकतंत्र की व्यवस्था रहेगी। ठीक है। तो पड़ोसी की विचारधारा क्या करती है? अपने घर को भी डिस्टर्ब कर सकती है। पाकिस्तान में देखिए, वो भारत के लोकतंत्र से, भारत जो इतना जो है फल फूल रहा है, वहां की जनता कह रही है कि आप उसी तरह की शासन पद्धति लाओ। सेना को कमजोर करने की बात कर रही है। वहां पर मिलिट्री क्या है? स्ट्रांग है। चाहे राजनीतिक रूप में हो, सत्ता जो है उन्हीं के हाथ में रह रही है। अब तो इसी वजह से क्या है कि बाकी कंट्रीज का इंटरेस्ट आ गया है अब सामने। और वो इंटरेस्ट क्या है कि इलीगल काम करेंगे ये लोग, लेकिन लीगल वे में दिखा करके। तो लीगल वे में दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया? वियना कांग्रेस। तो सभी कंट्रीज यूरोप की आई, इसमें वो भी हैं, स्पेन भी है, बाकी लोग भी हैं, जो क्या कर रहे हैं? उपनिवेशवाद की दौड़ में एक दूसरे के कंपटीटर हैं, लेकिन इंटरेस्ट के लिए देखिए वो क्या आ गए हैं, एक जगह बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। मेटरनिक को यूरोप का पुलिसमैन भी कहते हैं। यही उसके क्या है? कर्ता धर्ता है। और मेटरनिक के विचार देखिए कितने महान हैं। मेटरनिक क्या कह रहे हैं कि क्रांति एक संक्रामक रोग की तरह है। इसका इलाज तुरंत कर देना चाहिए। सोचिए, क्रांति हुई क्यों थी? समानता के लिए, बंधुत्व के लिए। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और विशेषाधिकार अप्राप्त वर्ग वहां पर थे। पुरानी व्यवस्था में धर्म का, निरंकुश राजतंत्र का, चर्च का शासन था। इसी वजह से क्या हुई थी? क्रांति। तो इसका जो मेन थीम था, ये किसको सपोर्ट कर रहा था? ये कह रहा था कि ये जो उद्देश्य में इन्होंने क्या काम किया, ये किसके फेवर में थे? मेटरनिक और बाकी लोग ये फेवर में थे। इनका उद्देश्य क्या था? एक तो ये था कि कैसी राजनीतिक व्यवस्था हो, लेकिन इस राजनीतिक व्यवस्था में किसको आगे, कौन सी व्यवस्था आगे रख रहे थे? ये क्या कह रहे थे कि यूरोप को 1789 ईस्वी के पहले वाले यूरोप की तरह बनाना। और 1789 के पहले 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो 1789 के पहले कौन सी व्यवस्था थी यूरोप में? ओल्ड रिजीम या एंशियंट रिजीम। और इस एंशियंट रिजीम में पुरातन व्यवस्था किसका शासन था? राजशाही थी। वंशानुगत निरंकुश राजतंत्र था। वंशानुगत निरंकुश राजतंत्र था। और क्या था?
धर्म का विशेष स्थान शासन में, चर्च, पादरी, सामंत, इन सब का विशेष स्थान था। तो ये क्या कर रहे थे, जो फ्रांस की क्रांति थी उसका जस्ट अपोजिट काम कर रहे थे जो नेपोलियन ने किया। इसी वजह से नेपोलियन को ये भी कहा जाता है कि प्रूव कीजिए कि नेपोलियन क्रांति का शिशु और क्रांति का हंता दोनों है। क्रांति का शिशु का मतलब ये हुआ कि क्रांति ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि नेपोलियन पैदा हुआ, नेपोलियन को गद्दी पर बैठने का अवसर मिला। और क्रांति का हंता क्यों, कि वो गद्दी पर बैठने के बाद क्रांति के अपोजिट जो भी विचारधारा थी उसी को वो लागू कर रहा है, लेकिन सबको दिखाते हुए। ठीक है, केंद्रीकरण बढ़ावा दे रहा है, धार्मिक चीजें ला रहा है, चर्च का शासन ला रहा है, कुलीन चीजें ला रहा है, कुलीन वर्ग ला रहा है। तो ये सारी सारी बातें क्या कर रहा है, नेपोलियन कर रहा है। तो इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या था कि यूरोप की राजनीतिक विचारधारा क्या हो, राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो, और उस राजनीतिक व्यवस्था में इनका जो मन था कि कैसी हो, वो ये था कि यूरोप को 1789 के पहले वाले यूरोप में जैसे शासन व्यवस्था चल रही थी वैसे ही शासन व्यवस्था चले। मेटरनिख के विचार आप देख ही लिए। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो अपना आर्थिक हित पहले रखते हैं, या जो जिंदा दिमाग जिनका होता है, जो भावनाओं में नहीं बहते, वो क्या करेंगे। इंग्लैंड उपनिवेशवाद की दौड़ में सबसे आगे है। वो हर जगह अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ही देखेगा और कुछ नहीं देखेगा। तो कभी भी, चाहे वो क्रांति हो चाहे बाकी चीजें हों, वो कभी भी डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। उस मीटिंग में आया ये, लेकिन ये क्या देख रहा है, अपना अवसर ही देख रहा है कि हम कैसे अपना सामान बेच सकें, बस डायरेक्ट हस्तक्षेप करने से मना कर रहा। ऑस्ट्रिया ही क्या कर रहा है, अगुआ है, अग्रणी है, और ऑस्ट्रिया ने ही संघ बना करके नेपोलियन को पराजित किया था। ऑस्ट्रिया उनके क्या हैं, पड़ोसी हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि ये सब मीटिंग तो बैठी, एक और क्रांतिकारी डिसीजन इन्होंने लिया। वो क्या लिया कि अगर फ्रांस में क्रांति हुई, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि हमारा पड़ोसी हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो। तो ये क्या कह रहे हैं कि फ्रांस में क्रांति हो चुकी है, तो फ्रांस का स्ट्रक्चर ऐसा बना देते हैं, फ्रांस का विभाजन इस तरीके से करते हैं कि ये कभी भी मजबूत ना होने पाए। समझ गए बात, ये कभी भी आगे क्रांति करने लायक ना रहे। तो यहां पर लिख लीजिए कि फ्रांस के चारों ओर के देशों को मजबूत किया गया। मजबूत कैसे किया गया, क्षेत्रों का विभाजन करके इनको दिया गया, एक कटा और सब में बटा। फ्रांस के अलग अलग क्षेत्रों पर क्या किया गया, उसके पड़ोसी देशों को अधिकार दिया गया। तो इसमें सबसे नंबर 1 पर कौन था, ऑस्ट्रिया, क्योंकि वो क्या थे, अग्रणी थे, और ऑस्ट्रिया ने ही संघ बना करके नेपोलियन को हराया था। तो इसमें क्या किया गया, फ्रांस और जर्मनी पर अधिकार, इन दोनों पर अधिकार, किसका, ऑस्ट्रिया का। और मैंने आपको बताया है कि अधिकार फिजिकल रूप में तो था ही था। क्यों था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो ये सारी घटनाएं उसी लोहा और कोयला के लिए हैं। जो भी क्षेत्र पर अधिकार होगा वहां से क्या वो निकाला जाएगा, रॉ मटेरियल के रूप में लोहा और कोयला। कहानी समझ में आ गई, क्योंकि औद्योगिक क्रांति को क्या करना है, प्रमोट करना है। दूसरी बात,
ये तो हुआ फ्रांस और जर्मनी का। किसको दिया गया? ऑस्ट्रिया को। पोलैंड का विभाजन किसके किसके बीच में हुआ? ऑस्ट्रिया और रसिया, इनके बीच में। आप यूरोप का मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये मेन मुद्दे थे। साथ में इसमें पॉजिटिव बात क्या थी? सकारात्मक बात क्या थी? सकारात्मक बात यह थी कि इस वियना कन्वेंशन या वियना कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया? एक समान अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून लागू किए गए। ये विश्व को देन है इनकी। जो आप पढ़ते हैं ना कि 200 नॉटिकल मील दूर के बाद पूरा समुद्र क्या है? ओपन है, वो कोई भी देश के जहाज आ जा सकते हैं। ये कौन लागू किया? इसी वियना कन्वेंशन ने। और जो दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है, जब पाकिस्तान ने अभिनंदन को पकड़ लिया था, जो फाइटर पायलट थे भारत के, या उरी अटैक हुआ, तो हमने पाकिस्तान पर डायरेक्ट पहले अटैक ना करके उनके क्या किया? जो राजदूत हैं, विदेशी राजनयिक हैं, उनको क्या किया? उनके सामने विरोध प्रकट किया। तो राजनयिकों के अधिकार की बात की गई। और पहले भी आपने पढ़ा होगा प्राचीन इतिहास में कि राजा कभी भी जो दूसरे राजा का दूत रहता था, जो संदेश लेकर आता था, उसको कभी भी मारा नहीं जाता था, चाहे वो दुश्मन का राजा का हो और चाहे वो दोस्त का हो। दूत को कभी नहीं मारा जाता था। दुश्मनी है राजा के साथ है, हम आक्रमण करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन जो दूत संदेश लेकर के आया उसको हम नहीं मारेंगे। तो ये संदेशवाहक दूत की तरह ही आज के उसमें बैठ रहे हैं, एक देश दूसरे देश से रिलेशन बनाने के लिए। तो यहां पर इस कांग्रेस में क्या हुआ? सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर दो देशों के बीच में युद्ध हुआ, दो देश या कई सारे देश आपस में लड़े और कोई हारा कोई जीता, किसी गुट ने हारा किसी गुट ने जीता, तो एक टेबल पर जब भी बैठा जाएगा तो हारने वाले को भी बैठाया जाएगा और जीतने वाले को भी। मतलब हारने वाले के साथ भी समान व्यवहार किया जाएगा, उसको एक ससम्मान तरीके से उसी रेफरेंस में क्या किया जाएगा? बैठाया जाएगा। उनको भी बैठक में उचित स्थान दिया जाएगा। ये इस कन्वेंशन की सबसे बड़ी विशेषता थी। तो राजनयिकों का अधिकार जो आज हम देखते हैं, बार बार भारत क्या कह रहा है था अभिनंदन वापसी के लिए कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, अगर वो अभिनंदन को वापस नहीं करेंगे तो हम उन पर क्या करेंगे? प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे। तो उनको क्या करना पड़ा? वापस करना पड़ा। बात समझ में आ गई? तो ये वियना कन्वेंशन का ये दो जो है पॉजिटिव पॉइंट थे। वर्ल्ड लेवल पर इन्होंने ये काम किया। और बाकी तो बंदर बांट तो बचा ही रहे थे। अब इसी से क्या होगा? अब देखिए, जर्मनी और फ्रांस पर जब कोई दूसरा अधिकार करेगा तो वहां की जनता क्या करेगी? हिटलर को यही मौका मिलेगा। हिटलर को क्या मिलेगा? यही मौका मिलेगा। और वो बताएगा कि इन्होंने देखिए हमारा कैसा शोषण किया। फिर वो क्या बनेगा? नाजीवाद की देन। जर्मनी का एकीकरण किया जाएगा बिस्मार्क के द्वारा। राष्ट्रवाद की भावना फ्रांस की क्रांति ने पहले ही फैला रखी थी। जैसे जैसे नेपोलियन अधिकार कर रहा था, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा पहले ही चल रहा था। राष्ट्रवाद की भावना ऐसे ही बढ़ रही थी। सैन्य शक्ति, सैन्यीकरण ऐसे ही बढ़ रहा था। गुटबाजी यहीं से शुरू हो गई। क्योंकि जब आप हारे हुए देश का विभाजन कर रहे हैं उससे बिना पूछे, तो वो क्या करेगा? कभी ना कभी तो बदला लेने की सोचेगा ना, वो भी अपना अंदरूनी गुट बनाएगा। और यहीं से पृष्ठभूमि बनी फर्स्ट वर्ल्ड वार की। और ये कन्वेंशन फेल कब हो गई? मतलब इन्होंने बनाया तो जैसे आज कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ फेल हो रहा है, ना तो यूक्रेन रूस संघर्ष रोक पा रहा है, ना इजराइल ईरान के बीच का संघर्ष रोक पा रहा है, ना इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष रुकवा पा रहा है।
तो वही चीज ये सम्मेलन या इस सम्मेलन के जो अग्रणी देश थे, जो इसको एक कन्वेंशन में जो है रिटर्न में सब कुछ लेकर के आए थे, वो फेल कब हो गए? वो फेल हो गए जब इटली एंड जर्मनी ये राष्ट्र बन गए एकीकरण के द्वारा। सैन्यवाद को बढ़ावा मिलने पर ये कन्वेंशन क्या हो गई? फेल हो गई। अपने उद्देश्य को ये पूरी नहीं कर सकी। बात समझ में आ गई? तो वियना कन्वेंशन क्या था? फ्रांस की क्रांति से जुड़ा था। वियना कन्वेंशन का उद्देश्य क्या था? फ्रांस की क्रांति जो जो जिस वजह से हुई थी उसके जस्ट अपोजिट करना था इनका काम, या ये कहिए कि पुरानी व्यवस्था को ही फिर से यूरोप में लाना था। क्यों लाना था? क्योंकि ऑस्ट्रिया क्या था? वहां पर राजतंत्र था। ठीक। फिर इनके बिंदु कि ये फ्रांस को कमजोर करना देना चाह रहे थे और उसके चारों तरफ मजबूत राष्ट्रों का ऐसा गुट बनाना चाह रहे थे कि वो कभी भी अब आगे क्रांति ना कर सके। कैसे क्षेत्रों का बंटवारा किया गया जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की नींव रखी गई यहीं पर। वर्ल्ड लेवल पर क्या देन थी वियना कन्वेंशन की? एक तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून लागू हुए और दूसरा राजनयिकों के बारे में जो अधिकार, राजनयिकों के अधिकार भी यहाँ पर डिफाइन किए गए। सरल भाषा में कहें तो युद्ध विजित जो देश है और युद्ध पराजित जो देश है, उन दोनों को आपस में एक साथ मंच प्रदान किया गया, साथ बैठने का अधिकार दिया गया। अब जो युद्ध पराजित देश है वो जो है हीन भावना से ना ग्रसित हो, उसको भी बराबर बैठने का मौका दिया जाए। ठीक। और ये फेल कैसे हुआ? जब इन दोनों का एकीकरण हुआ, सैन्यवाद, हथियारों की होड़ ये सब बढ़ने लगी, तो ये सम्मेलन क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे और वो होगा इटली का एकीकरण। या तो इटली पहले पढ़ाएंगे या जर्मनी, देख लेते हैं क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।